हेलो एवरीवन, आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू फिट एंड फाइन। माय नेम इज शशांक त्यागी और सभी का स्वागत है जियोपॉलिटिक्स सिंप्लीफाइड सीरीज में। इंडो पैसिफिक रीजन आज ये केवल इंडिया के लिए ही नहीं, दुनिया के कई देशों के लिए ये केंद्र बिंदु बन गया है। मीन्स एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दिस। और मुझे बताइए, बात किसके बारे में होती है जहां पर भविष्य बदलने की क्षमता विराजमान हो? तो माय फ्रेंड्स, इस रीजन में ऐसा ही कुछ है। हमें बिल्कुल बेस से स्टार्ट करना है और उसके बाद जो 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशंस है जहां से क्वेश्चन आना है वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विल बी कवर्ड, सो सिट टाइट, हैव अ पेन पेपर इन फ्रंट ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मिस्टर बाइडेन की एक स्टेटमेंट है। उनका कहना है कि इंडो पैसिफिक रीजन फ्री एंड ओपन हो, ये दुनिया के हर राष्ट्र के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब ये इंडो पैसिफिक रीजन है क्या, ये तो हम जानेंगे ही, लेकिन ये फ्री नहीं है, इसका खतरा कहां से है? मींस हु इज बिकमिंग अ हर्डल इन दिस फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक? तो आंसर आप में से कई लोगों के जमा पर आ गया होगा। हम बात कर रहे हैं चाइना की, और इस वजह से कहा भी जा रहा है कि ये इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, जहां पर भी ये टर्म यूज होगा तो कहीं ना कहीं इसका लिंक जो है वो चाइना को काउंटर करने से है, क्योंकि चाइना ठहरा एक्सपेंशनिस्ट पावर, वो रुकेगा नहीं। तो वो रुकेगा नहीं तो हमें होगा नुकसान। तो ऐसे में उसको रोकने के लिए सबको साथ आना पड़ेगा, और ऐसा ही कुछ साथ हम दुनिया के कई देशों में देख रहे हैं, जिसका कुछ एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं क्वाड एंड ऑकस। हम उसके बारे में भी यहां पर बात करने वाले हैं। देखिए, ये 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपकी लर्निंग्स होगी इन दिस वीडियो। ठीक है, बिल्कुल बेस से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये इंडो पैसिफिक टर्म आया कहां से? देखिए, 2006-7 में ये वर्ड पॉपुलर हुआ। ऐसा नहीं है कि रीजन इजाद हो गया हो, क्योंकि ज्योग्राफी तो वही है, लेकिन ज्योग्राफी से जिस तरीके से आप रिलेट करते हैं, अगर उसमें बदलाव आ जाए और उसके बाद आप अपनी मिलिट्री एंड इकोनॉमिक स्ट्रेटजी को चेंज कर दें, तो माय फ्रेंड्स, दुनिया में शक्तिशाली कौन होगा इसका रुख बदल जाता है, और वही आप देखेंगे यहां पर। सो सबसे पहले इस शब्द को जानते हैं। देखिए, इंडो जो वर्ड आया है, ये आया है इंडियन ओशन रीजन से। You can see this is the Indian Ocean region, right? You can see Indian Ocean region. और जब हम पैसिफिक की बात करते हैं, इट इज सेइंग ना इंडो पैसिफिक। सो पैसिफिक वर्ड आया है इस पैसिफिक ओशन से। तो यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन का मतलब ये होगा कि जिसमें इंडियन ओशन रीजन और पैसिफिक रीजन दोनों सम्मिलित हों। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें कौन सी नई बात है, इसमें आपने क्या इजाद कर दिया, ये तो पहले से ही मौजूद था। तो फिर इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर स्पेशल स्ट्रेटजी चल क्या रहा है, जानते हैं इसको। देखिए, ये इस वजह से काफी पॉपुलर हो गया क्योंकि जियोपॉलिटिकल जो कनेक्ट है वो बड़ा प्रोमिनेंट हो गया। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि देखिए, आसियान की हमने बात की थी पिछली वीडियो में। ठीक है, आसियान रीजन की बात की थी जब मैं बात कर रहा था साउथ चाइना कॉन्फ्लिक्ट की। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो रीजन है, और जो उसमें नहीं थे उनको यहां पर भी समझ में आ जाएगा कि इस रीजन का, स्पेशली इस रीजन का जो भविष्य बदला, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इसमें एक बड़ा रीजन था कि यूएसए ने इन नेशंस को कहा कि आप जो है इसकी टेंशन मत लीजिए कि आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी में आपको कितना स्पेंड करना है। डिफेंस हमारा प्रेरोगेटिव है, हमारी स्ट्रांग नेवल स्ट्रेंथ है, हम यहां पर रखेंगे, आप अपनी इकोनॉमी पर फोकस कीजिए। हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन पर इन्होंने फोकस किया। आपस में ट्रेड पैक्ट्स ऐसे रखे जिससे कि आपस में ट्रेड बढ़ा, साथ में दूसरे देशों के साथ भी ट्रेड बढ़ा, और यहां पर हमने इसका एक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन देखा। लेकिन ये कब हो पाया? जब हमने इस ज्योग्राफी को एक इंटीग्रेटेड रीजन के तौर पर देखा और उसमें मिलिट्री एंड इकोनॉमी स्ट्रेटजी को इन्फ्यूज किया। यही बात मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, मैंने अभी आपको ये बताया था और अब ये एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। तो मुझे बताइए, यहां के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा, राइट। अब बारी है इस पूरे रीजन को एक साथ लेने की। अभी हमने इसको लिया था, अब इसको लेंगे, इंडो पैसिफिक को, राइट।
अब इंडो पैसिफिक को लेंगे तो यहां पर तो इंडिया भी आ गया, राइट, और यहां पे ये वाला एरिया भी आ गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, राइट, आसियान भी आ गए। तो आप सोच रहे होंगे, तो यानी कि अब जो आर्थिक समृद्धि इन्होंने हासिल की, अब इंडिया की बारी है। तो यस, यू आर करेक्ट। अगर हमने इस अपॉर्चुनिटी का सही इस्तेमाल किया, जो कि हम करेंगे, because Ministry of External Affairs has created a separate bench for that, Indo-Pacific region, a dedicated, team of officers just focusing on Indo-Pacific region कि इस एरिया को कैसे लेवरेज करें, राइट, कैसे पॉलिटिकल अलाइनमेंट करें, किस देशों के साथ बायलैटरल करें, क्या टर्म्स रखें, मिलिट्री एंगेजमेंट क्या करें, इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या करें, राइट। अब ये इसका यानी कि यहाँ पर जियो इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व है, यानी कि ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स दोनों कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि इनकी ज्योग्राफी ऐसी है कि ये इंडिया के साथ ट्रेड के बहुत ही अनुकूल है, राइट। वी हैव मलक्का स्ट्रेट हियर, वी हैव क्लियर मार्केट हियर, राइट, एंड वी हैव policies where we want to focus on export based, you can say, economy, for example make in India। तो ऐसे में ये हमारे लिए एक मौका साबित हो सकता है, होएगा। इसके साथ ये भी देखा जा रहा है दुनिया में कि दुनिया का जो पावर सेंटर है वो शिफ्ट हो रहा है ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ शिफ्ट होने का मतलब क्या है? देखिए, अगर आप इस तरीके से दुनिया को देख रहे हैं, ठीक है, इसके रेफरेंस में अगर आप देख रहे हैं, तो इस तरफ आपका आ गया कनाडा, यूएस, मैक्सिको एंड दिस रीजन, सदर्न अमेरिका। तो एक टाइम पर हमने देखा कि जो यूरोप है, यहां पर जो इकोनॉमिक इमर्जेंस हुआ, मींस इकोनॉमिक पावर जो ये बने, इस वजह से डिसाइड हुआ कि एक्चुअली पावर किस तरफ टिल्ट होगी, राइट। हमने फिर देखा जैसे ये इकोनॉमिकली पावरफुल हुए तो हमने देखा कि इन्होंने जगह जगह कॉलोनीज स्टैब्लिश करी, राइट। सो वी हैव सीन दिस पीरियड ऑफ पैक्स ब्रिटिकाना। जब मैं पैक्स वर्ड का यूज करता हूं तो इसका मतलब है कि एक छत्र राज देखा गया है, पैक्स ब्रिटिकाना। उसके बाद हमने ये भी देखा जिसको कहा गया पैक्स अमेरिकाना, स्पेशली आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, कि अब अमेरिका सुपर पावर है। और अब एक और वर्ड पॉपुलर हो रहा है, वो है पैक्स सिनिका। पैक्स सिनिका, कोई बताना चाहेगा सिनिका का क्या मतलब है? सिनिका का मतलब है चाइना, एक छत्रराज चाइना का। लेकिन यहां पर आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि दिक्कत क्या है। जब पैक्स ब्रिटिकाना हो चुका है, पैक्स अमेरिकाना हो चुका है, तो अब सिनेका का भी नंबर आने दीजिए। अब इस बात पर काउंटर करते हैं कुछ स्कॉलर्स, फॉर एग्जाम्पल अवर सी राजा मोहन, ही सेज आप सिमिलर मत मानिए, क्योंकि इससे पहले की जो ताकतें थी उन्होंने अपना फायदा तो किया, लेकिन उसने दुनिया का फायदा भी साथ में सोचा। और साथ में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि पैक्स अमेरिकाना एंड पैक्स ब्रिटिकाना, दे बिलीव्ड इन रूल बेस्ड ऑर्डर, एटलीस्ट ऐसा माना तो जाता था। लेकिन जो पैक्स सिनेका है, चाइना इस रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को नहीं मानता। ये कुछ हम पिछले कुछ एग्जाम्पल्स में देख चुके हैं, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला फिलीपींस के फेवर में आना और जिसको चाइना द्वारा दरकिनार कर देना। तो इससे पता लगता है कि अगर चाइना जैसी पावर सुपर पावर बन जाए, यूएस की हेजेमनी डिक्लाइन हो जाए, तो ऐसे में कोई भी सेफ नहीं है। चाइना वो करेगा जो उसके लिए फायदेमंद होगा, वो दुनिया की नहीं सोचेगा। तो ऐसे में शक्ति उसके पास होनी चाहिए जो औरों के बारे में भी सोचे। अदरवाइज क्या होगा? दूसरे इकट्ठे होंगे और फिर क्या होगा? वर्ल्ड वॉर होगा। हालांकि इसकी संभावनाएं कम ही दिखती हैं, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। उसका पर्पस ये है कि ऐसा मौका ही ना आए, ठीक है। क्योंकि चाइना जो पावरफुल बन रहा है वो केवल अपने वजह से नहीं बन रहा, वो इस वजह से ही बन रहा है क्योंकि वर्ल्ड इज अलाइंड टू गिव दिस पावर टू चाइना। चाइना के लिए डिफरेंट इकोनॉमीज ओपन है, इस वजह से चाइना इकोनॉमिक माइट को बार बार गैदर कर रहा है। तो ऐसे में अगर इसका एक काउंटर आ जाए तो डेफिनेटली चाइना के एक्सपेंशनिस्ट ट्रेंड को हम बैलेंस कर सकते हैं। साथ में इसका एक रीजन भी है क्यों ये जो इंडो पैसिफिक है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि इंडिया अब एमिनेंट कंट्री की श्रेणी में आने लग रहा है। तो ऐसे में यूएस एंड यूरोपियन नेशंस भी चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में कोई तो हो जो चाइना की माइट को टक्कर दे सके। हालांकि
टक्कर वही दे सकता है जिसे वास्तविकता का ज्ञान हो, और वास्तविकता ये है कि अभी गैप है ज़्यादा, और गैप ज़्यादा होता है तो हम वही स्ट्रेटजी का यूज़ करेंगे जो चाइना ने किया था 1979-80 में, बाइड योर टाइम, अपने सही समय का इंतज़ार करो। और इस समय करना क्या है फिर, फोकस ऑन योर इकोनॉमिक माइट। और ऐसा लगता है कि शायद इंडिया यही कर रहा है, और यूएस एंड यूरोपियन नेशंस वांट टू सपोर्ट इंडिया इन दिस रिगार्ड फॉर देयर ओन बेनिफिट, नॉट फॉर आवर बेनिफिट। ऑब्वियसली इंटरनेशनल रिलेशंस में नेशनल इंटरेस्ट मायने रखते हैं, राइट? क्योंकि देखिए गालवान में जो हुआ, डोकलाम में जो हुआ, मैप को लेकर बार बार जो अरुणाचल का जो इशू उठता है, क्या आपने देखा कि इंडिया इज एंगेजिंग इनटू डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना? नो। क्या रीजन हो सकता है? इसका एक रीजन ये भी कहा जाता है कि ये इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी और इसके साथ इंडिया का ये सोचना कि अभी 10 साल फोकस करते हैं अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने में। आई एम यूजिंग द वर्ड रिवाइव क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने एक स्लंप देखा है अपनी इकोनॉमी में, ठीक है, और वो स्टार्टेड इवन बिफोर कोविड, राइट? तो अभी हमें वो करना है, और टारगेट है हमारा कि अगले 10 सालों में करीब $250 बिलियन इन्वेस्टमेंट होगा डिफेंस सेक्टर में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले और जो सपने हैं उनको साकार करना होगा, जैसे एमिनेंस वर्ड इज बीइंग यूज्ड बिकॉज इंडिया हैज सेड दैट बाय 2025 वी आर गोइंग टू बी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। हालांकि वो कैसे संभव होगा वो अभी एक चर्चा का विषय है, लेकिन एटलीस्ट हमने एक टारगेट रखा है, तो वी नो इन विच डायरेक्शन वी हैव टू मूव, राइट? और जो लोग सोच रहे हैं कि यार ये टारगेट दे दिया है और अभी तो ग्रोथ रेट डाउन है, सरकार क्या कर रही है, क्या कर रही है ये सरकार? तो मैं बताना चाहूँगा, अगर आप केवल सरकार की तरफ देखेंगे कि देश कैसे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, तो ऐसे तो हो ना पाएगा। समझ रहे हैं आप बात? क्योंकि जो भी वर्ल्ड पावर बने वो तब बने हैं व्हेन पीपल टुक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको ये देखना आप क्या कर रहे हैं इसके लिए, आप अपना बताइए। Obviously, government is responsible and we have to question the government. But what you are doing to actually make India a world power so that we can secure our interest. So, अगर हम इंडिविजुअली सोचने लग जाए ना कि हम क्या कर रहे हैं, आज के दिन में हमने क्या किया है, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बनता है, राइट? नाउ पॉलिटिको मिलिट्री एग्रेशन ऑफ चाइना, अनदर रीजन, बिकॉज इंडो पैसिफिक में अगर ये अपने आप को एग्रेसिव स्टैंड रखेंगे तो इनके काउंटर में इंडो पैसिफिक रीजन में हमें आगे बढ़ना होगा। तो चलिए अब रीजन को देखते हैं। देखिए येलो लाइन से जो आपको दिख रहा है ये एशिया पैसिफिक रीजन है, इसको हम एशिया पैसिफिक कहते हैं, ठीक है, और इसका रीजन भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, ये रीजन आपको इसमें दिख रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ऑस्ट्रेलिया एशिया पैसिफिक एंड इंडो पैसिफिक दोनों रीजन का पार्ट है, आंसर क्या होगा? यस, क्योंकि इंडो पैसिफिक ये रेड मार्क से आपको दिख रहा है। तो अब इसमें डिफरेंस देखिए, एशिया पैसिफिक का एरिया छोटा है और उसमें इंडिया, और जो ये वेस्ट एशिया वाला पार्ट है जिसको हम मिडिल ईस्ट भी कहते हैं, यानी कि जो आपका ईरान वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को एशिया पैसिफिक में इंक्लूड नहीं किया जाता। लेकिन जब इंडो पैसिफिक कहते हैं तो ये वाला एरिया भी इंक्लूड हो जाता है, और इस एरिया के साथ साथ इन एरिया में जो आइलैंड नेशंस हैं, आइलैंड स्टेट्स हैं, एरियाज हैं, तो वो भी इस इंडो पैसिफिक रीजन में आते हैं। क्लियर है बात? तो सबसे पहले तो रीजन आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अब इतनी डिबेट क्यों है कि एशिया पैसिफिक चाइना और रशिया सपोर्ट करते हैं, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ऑल ऑफ देम सपोर्ट इंडिया इन दिस इंडो पैसिफिक रीजन? इसको अभी जानते हैं। देखिए सबसे पहले तो एशिया पैसिफिक में ध्यान रखिएगा कि जो वेस्टर्न एशिया और सेंट्रल एशिया है ये कभी इंक्लूड नहीं किए गए। ये रहा आपका वेस्टर्न एशिया, ये रहा आपका सेंट्रल एशिया, इनको इसमें नहीं लिया गया, ठीक है। तो रीजन आपके समझ में आ गया, ये रीजन है। अब ये इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर जो स्ट्रेटजी है यूएस की, वो है क्या? आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, और बहुत ही इजी सी बात है, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। ये अभी जो स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट आया तो उसमें इन्होंने बात की। पहला पॉइंट, यूएस ने कहा इंडो पैसिफिक रीजन में हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि एरिया फ्री एंड ओपन हो। फ्री एंड ओपन का मतलब है कि आसानी से ट्रेड हो सके, क्योंकि आसानी से ट्रेड होगा तो इकोनॉमिक पावर आएगी, क्योंकि फ्री एंड ओपन एरिया होगा तभी तो आप कनेक्ट हो पाएंगे, और अगर आप कनेक्ट हो पाएंगे तो आपका ट्रेड हो पाएगा। ट्रेड हो पाएगा तो मुझे बताइए प्रोस्पेरिटी आएगी कि नहीं, और प्रोस्पेरिटी आएगी तभी तो अपने डिफेंस पर खर्च करेंगे, सिक्योरिटी पर खर्च करेंगे, और सिक्योरिटी पर खर्च करेंगे तो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि अभी तो हम सिक्योर हो गए हैं,
अब देखते हैं कि फ्यूचर के थ्रेट को लेकर हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या है। तो इसको हम कहते हैं रेजिलेंस टू ट्रांसनेशनल थ्रेट्स। तो आपको नहीं लगता कि ये जो पॉइंट्स हैं ये बड़े लॉजिकली कनेक्टेड हैं विद ईच अदर? तो अगर आंसर में इस बात को करना हो तो मुझे बताइए कोई बड़ी बात है क्या? राइट, फ्री एंड ओपन, कनेक्टिविटी, प्रॉस्पेरिटी, सिक्योरिटी एंड देन रेजिलेंस। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो डॉक्यूमेंट है इसी बात को अब उन्होंने कैटेगराइज भी किया हुआ है। जैसे उनका कहना है कि ये तो हमें अचीव करना है, ये ब्रॉड एजेंडा है हमारा, हम चाहते हैं, ये तो एस्पिरेशंस हैं कि ऐसा होना चाहिए इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, ये जो रीजन आपको बताया पूरा, ये फ्री एंड ओपन होना चाहिए, ठीक है, वेल कनेक्टेड होना चाहिए, ये प्रॉस्पर होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए अगेंस्ट दीज काइंड ऑफ थ्रेट्स, राइट। और फिर रेजिलेंट होना चाहिए कि फ्यूचर में कोई चैलेंज आ जाए तो दे आर रोबस्ट इन देयर इकोनॉमी, दे आर रोबस्ट इन देयर पार्टनरशिप, कि वो सब संभाल लिया जाएगा। अब ये तो सपने हैं, लेकिन सपने साकार कब होते हैं? जब स्ट्रेटजी हो, वो राइट, वेज हो, कैसे होंगे, मीन्स हो, क्या लगेगा उसको साकार करने में। तो यही इस डॉक्यूमेंट को हमने आसान तरीके से आपके लिए कैटेगराइज कर दिया है। जैसे यूएस कहता है एक हमें काम करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी यूएस की जो पार्टनरशिप्स हैं, अलायंस हैं इन दिस रीजन, उनको तो करना पड़ेगा मॉडर्नाइज। यानी कि अभी अगर केवल ट्रेड के साथ एंगेज हो रहा है यूएस से, फिलीपींस से, वियतनाम से, तो अब यूएस कहेगा कि चलिए अब मिलिट्री एंगेजमेंट भी करते हैं, क्योंकि वियतनाम को मिलिट्री एंगेजमेंट की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा है कि चाइना ने वियतनाम के फिशिंग वेसल्स को डुबा दिया और वियतनाम अपनी ही एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ड्यू टू चाइनीज एग्रेशन। क्यों? क्योंकि देखिए कमजोर को तो दबाया जाता है, लेकिन अगर उस कमजोर ने दोस्ती कर ली है, अलायंस बना लिया यूएस के साथ, और यूएस की नेवल प्रेजेंस इज देयर, तो मुझे बताइए क्या अब दबाना आसान होगा? नहीं होगा। तो मॉडर्नाइज करो लॉन्ग स्टैंडिंग अलायंस को, ठीक है, इसके साथ स्ट्रेंथन करो इमर्जिंग अलायंस को, यानी कि जो पहले से उनको मॉडर्नाइज करो और जो नए नए अब आप अलायंस बना रहे हैं उनको मजबूत करो। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। और तीसरा है कि इस एरिया की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उनको फंडिंग दो, सो दैट दे कैन बिकम स्ट्रांग। तो ये कौन कह रहा है? यूएस कह रहा है। तो एक बात तो क्लियर हुई कि अगर बाइडेन इज प्रेजेंटिंग दिस डॉक्यूमेंट, तो ऐसे में जो रीजनल ग्रुपिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल आसियान, दे मे हैव मोर कोऑपरेशन फ्रॉम यूएस साइड इन नियर फ्यूचर, और ज्यादा कोऑपरेशन और ज्यादा सपोर्ट मिलने वाला है, राइट। तो नए नए इनिशिएटिव्स पे इन्वेस्ट करने के लिए पैसे की शायद कमी अब ना हो, क्योंकि यूएस गोइंग टू सपोर्ट। अब देखिए कोई भी काम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपको बताया दूसरों के फायदे के लिए थोड़ी ना हो रहा है, यूएस का भी फायदा है, राइट। क्योंकि यूएस को पता है कि अगर चाइना ने इस एरिया को कैप्चर कर लिया अपने इन्फ्लुएंस में, जैसा साउथ चाइना सी में वो अपना क्लेम करता है, तो ऐसे में खुद यूएस, यूरोप की जो मार्केट्स यहां पर अपने आप को पेनिट्रेट करना चाहती हैं, अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाहती हैं, वो नहीं हो पाएगा, राइट। तो ऐसे में चाइना और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, राइट। तो ऐसे में काउंटर स्ट्रेटजी स्टार्टिंग से रखनी पड़ेगी। तो ये जो मैंने आपको समझाया, तो स्ट्रेटेजिक एंड्स जो हैं, एंड्स में हमने, आई थिंक आपको विजिबल नहीं होगा ये, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूं, और अभी आपके लिए क्लियर हो जाएगा। ये ऑलरेडी मैंने आपको जो बताया है, एंड्स का मतलब वही है जो मैं एस्पिरेशंस आपको बता रहा था अभी, राइट। तो देखिए क्लियर होगा आपको, आई थिंक अब विजिबल है। फ्री एंड ओपन, राइट, कनेक्टेड, प्रॉस्पेरस, सिक्योर, रेजिलेंट, ठीक है, ये तो क्लियर है आपको। ये यूएस का कहना है, तो एंड्स है। अब वेज क्या है? वेज जो मैंने आपको अभी बताए, ये आपके वेज हैं, लेकिन ये होगा कैसे? हाउ वी आर गोइंग टू अचीव दिस, मीन्स क्या मीन्स लगेंगे? तो देखिए मीन्स में, अब आपने जैसे कहा आपको फ्री एंड ओपन रखना है, तो फ्री एंड ओपन रखने के लिए ऐसा तो नहीं है आपने चाइना होगा कि चाइना हम चाहते हैं देखो फ्री एंड ओपन रखो, और जो आपका साउथ चाइना सी पर क्लेम है उसको रहने दो ना, ऐसा नहीं होने वाला। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मॉडर्नाइज्ड अलायंसेस बनानी पड़ेंगी। अगर मिलिट्री प्रेजेंस वहां रखनी है तो रखिए मिलिट्री प्रेजेंस, राइट। साथ में आपको फ्लेक्सिबल पार्टनरशिप्स बनानी पड़ेंगी डिफरेंट एरियाज में। आसियान को और ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा, so that they can counter this expansionist policy of China, right? साथ में आपको जो वेपनरी इनको चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट इनको चाहिए, वो भी आपको देना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी शेयरिंग आपको करनी पड़ेगी। तो यानी कि ये जो चीज़ें हैं, ये यूएस ने खुद पॉइंट आउट करी हैं कि देखिए ये चीज़ें तो हमें करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब क्लैरिटी होती है ना एक्शंस में कि हमें क्या क्या करना है,
then what it becomes easy to actually achieve that, क्योंकि now you can check, हाँ मॉडर्नाइजेशन के लिए हमने कुछ किया, जी हाँ किया, आसियान को एम्पावर्ड के लिए किया, जी हाँ किया, अच्छा टेक्नोलॉजी शेयरिंग के लिए कुछ किया, जी हाँ किया, इन्वेस्टमेंट, हाँ इन्वेस्टमेंट भी हमने किया, डिप्लोमेटिक लेवल पर क्या हमने अपने एंगेजमेंट बढ़ाए, नाउ वी आर हैविंग मोर टॉक्स, यस वी हैव डन दैट, अच्छा कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस की क्या हमने उनके साथ। अब आप सोचते होंगे यार ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती क्यों है, क्या फ़ायदा इनका। देखिए मिलिट्री एक्सरसाइजेज आपकी प्रिपेयर्डनेस, नंबर 1 प्रिपेयर्डनेस इंप्रूव करती हैं कि अगर कभी भी अटैक हुआ तो उस टाइम पर आप तैयार हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा इसका ऑब्जेक्टिव होता है एक मैसेज देना टू चाइना और एनी एडवर्सरी ऑफ योर्स कि देखिए हम तैयार हैं और हम एक साथ हैं, लॉजिस्टिकल इंटर ऑपरेटिबिलिटी इज़ फाइन, मतलब कभी भी ज़रूरत पड़ी एक दूसरे के वेपन्स को यूज़ करने की, फ्यूल सप्लाईज को यूज़ करने की, तो हम तो बिल्कुल रेडी हैं। और अगर हम रेडी हैं तो आप भी ज़रा 10 बार सोचिएगा बिफोर यू एंटर इनटू दिस टेरिटरी, राइट। तो इस वजह से ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, राइट। आई होप नाउ यू आर क्लियर अबाउट दिस स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट। सो अगर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आए, Indo-Pacific region is important not just for the ASEAN countries' future, it is important for the world, comma. In this context, discuss the salient features of strategic document released by US recently. तो ऐसे कुछ सरप्राइजिंग क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी है, आई थिंक आपको समझ में आ गया, डायमेंशंस आपने पकड़ ली हैं। अब मुद्दे की बात है कि जो रशिया और चाइना है ये एशिया पैसिफिक वर्ल्ड पर क्यों अटके हुए हैं, ये इंडो पैसिफिक वर्ल्ड को क्यों अपोज कर रहे हैं, राइट। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। नंबर 1 रीजन, देखिए जैसे आपने सुना होगा क्वाड ग्रुपिंग के बारे में, राइट, जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस साथ में है। ये एक इनफॉर्मल यू कैन से अरेंजमेंट है, राइट। अब लेकिन चाइना और रशिया का कहना है कि देखिए आपने क्या हमें बेवकूफ़ समझा है, आप कह रहे हैं कि आप एंगेज हो रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन की प्रोस्पेरिटी के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, हमें नहीं पता क्या कि एक्चुअल में यू आर हैविंग सिम्बायोटिक रिलेशन इन मिलिट्री एस्पेक्ट। और अगर आपका सिम्बायोटिक रिलेशन है मिलिट्री एस्पेक्ट, यानी कि आसानी से, मतलब यू वांट टू एंगेज मिलिट्रीली ऑल्सो, तो इस किसके खिलाफ आप एंगेज कर रहे हैं, ये तो क्लियरली विजिबल है। जापान देखिए, जापान कहाँ है, जापान आपके चाइना के ईस्टर्न पार्ट में है, और चाइना और जापान का ईस्ट चाइना सी को लेकर इश्यूज हैं, राइट। फॉर एग्जांपल सेनकाकू आइलैंड, डियाग्यू आइलैंड एंड देन कुरिल आइलैंड, जहां पर रशिया अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है, राइट। तो चाइना कह रहा है जापान, और फिर ऑस्ट्रेलिया खुद नहीं चाहता कि साउथ चाइना सी में जो है ये चाइना एक्सपेंड करे, उधर यूएस वो तो एडवर्सरी है ही, और इधर इंडिया तो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में रहता ही है। तो इन सबका साथ आना बेसिकली ये कंटेन करना चाहते हैं चाइना के एक्सपेंशन को। तो चाइना कहता है, ये हमें क्लियर समझ में आ रहा है कि देखिए हम तो अपने फ्यूचर के लिए काम करेंगे, वी वांट टू एक्सपेंड, एवरीवन वांट्स टू एक्सपेंड, और आप हमारे इस एक्सपेंशन को रोकना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्वाड है वो सीधे सीधे चाइना के खिलाफ है, और चाइना के खिलाफ है तो यानी कि जो इंडो पैसिफिक है उसके हम खिलाफ हैं, राइट। क्योंकि क्वाड में इंडो पैसिफिक रीजन की बात की जा रही है, यानी कि इन आसियान कंट्रीज को अब वेस्ट एशिया और इंडिया से जोड़ना है। और जो लोग अब सोच रहे हो सर ये बात तो समझ में आ गई, ये रीजन है, लेकिन ये वेस्ट एशिया इंडिया को इंटीग्रेट आसियान से करने की इतनी जद्दोजहद यूएस क्यों कर रहा है। देखिए सिंपल सा आंसर है इसका, अगर इकोनॉमिक के एंगल से भी आपको बताऊं। देखिए अगर आसियान कंट्रीज आसानी से कनेक्ट हो पा रही हैं आपके इंडिया के साथ, उधर छाबहार, गल्फ ऑफ ओमान, हम सारी बात करते हैं अभी, तो आप मुझे बताइए कि ऐसे में ये कंट्रीज अगर कनेक्ट हो पा रही हैं तो अब जो यूएस है, यूरोपियन नेशंस हैं, उनकी कनेक्टिविटी आसियान के साथ और ज़्यादा इंप्रूव होगी कि नहीं होगी, कनेक्टिविटी होगी कि नहीं होगी, सिक्योरिटी होगी कि नहीं, प्रोस्पेरिटी होगी, राइट। तो ऐसे में इन देशों की डिपेंडेंस चाइना पर कि भाई चाइना हमारा सामान खरीद ले या चाइना हमारे इन्वेस्ट कर दे, तो वो डिपेंडेंस मुझे बताइए इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। डिपेंडेंस होगी डिक्रीज, क्योंकि अब उनका बेटर कनेक्शन है इंडिया के साथ, अब उनका बेटर कनेक्शन है वेस्ट एशिया के साथ, अब उनका बेटर कनेक्शन है यूएस एंड यूरोप के साथ। तो अगर डिपेंडेंस इनकी चाइना पर डिक्रीज होगी तो मुझे बताइए चाइना का जो स्टेचर है इन आसियान कंट्रीज के नज़रों में वो डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। क्योंकि जब तक आप निर्भरता बनाकर रखते हैं ना तो आपकी वैल्यू ऊपर होती है,
और जिस दिन डिपेंडेंस गई तो वैल्यू गई। ये सीधा सा प्रिंसिपल है, राइट? कुछ लोगों ने प्रैक्टिकली देखा होगा जीवन में। चलिए खैर, सेकंड बात करते हैं, सेकंड रीजन। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कट कहा, आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, ही वॉज नॉट सो मच इंक्लाइंड इन मिंसिंग हिज वर्ड वाइल ही स्पोक, मतलब कुछ बना के बातें नहीं करनी, उन्होंने तो सीधा कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। देखिए ऐसा है, चाइना एंड रशिया, आप हैं कम्युनिस्ट, आप कम्युनिस्ट हैं तो आपके आइडियाज़ जो हैं रेगुलेटेड एंड स्टेट कंट्रोल ट्रेड पे हैं। तो अगर आप जैसे देशों का वर्चस्व हो गया इस एरिया में और आपकी फिलॉसफी है कि कंट्रोल करना है ट्रेड को, गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा, तो ये तो सीधे सीधे यूएस और यूएस के जो एलाइज हैं उनके लिए खतरे वाली बात है। क्योंकि फ्यूचर में हमारा बिजनेस ग्रोथ कैसे करेगा, सस्टेन कैसे करेगा? आप तो अपने हिसाब से चलाएंगे कम्युनिस्ट आइडियाज़ पे। तो ऐसे में इन्होंने कर दिया बिल्कुल क्लियर। तो जाहिर सी बात है, अब चाइना और रशिया को लगा कि अच्छा, यानी कि इंडो पैसिफिक के लिए अब ये सिंसियर है, लोग कनेक्टिविटी करेंगे, डिपेंडेंस कम कर देंगे, हमारा स्ट्रेचर डाउन हो जाएगा, राइट? अब दूसरा पॉइंट समझिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी आपने देखा होगा यूक्रेन क्राइसिस के दौरान क्या हुआ, रशिया पर सैंक्शंस लगे, राइट? और रशिया की जो इकोनॉमी है वो नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल इनका एक्सपोर्ट करती है। कहाँ करती है? यूरोप में करती है, राइट? मेजरली यूरोप में जा रहा है। तो ऐसे में अगर यूरोप रशिया पर डिपेंडेंस को कम कर दे कि भाई हमें तो आपसे नेचुरल गैस चाहिए नहीं या कम चाहिए, क्योंकि हमारा तो साउथ चाइना सी में जो नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं अब हम उसको टैप कर चुके हैं, वहाँ से हमारा इंडिया और इस वेस्ट एशिया वाले रीजन से हमारे पास यूरोप में पहुँच जाता है, अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो मुझे बताइए, रशिया के लिए धक्का लगेगा कि नहीं लगेगा? रशिया को धक्का लगेगा इस बात का, रशिया को नुकसान होगा। तो ऐसे में रशिया एंड चाइना ने कहा भाई ये तो आपका जो लॉन्ग टर्म प्लान है ना, आपके लिए तो अच्छा है, हमारे लिए नुकसानदायक है। और अब आपको कुछ फील आ रहा होगा कि वर्ल्ड में अगले 10-15 सालों में पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिट्रली कौन पावर होगा, ये किस बात से तय होता है? ये उस बात से तय होगा कि आज आप क्या चाल चल रहे हैं। द जियोपॉलिटिक्स इज एक्चुअली अ चेस बोर्ड। और जो इमीडिएटली चाल सोचते हैं कि अच्छा ये है, चलो अब ये चाल चल देते हैं, वो गेम नहीं जीतते, राइट? लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, those who sit in the game with long term strategy and have counter actions planned कि अच्छा ऐसा होगा तो अच्छा हमारा पहले से प्लान है, ऐसा हम करेंगे, तो वो लोग गेम जीतते हैं, राइट? सेम इज इन दिस केस। नाउ थर्ड पॉइंट देखिए, मॉस्को और बीजिंग का कहना है कि जो अमेरिका की साइड है, अमेरिका एंड दिस यूरोपियन पावर, ये इंडो पैसिफिक रीजन के सहारे ये केवल अपनी जो जियोपॉलिटिकल राइवल्स हैं उनको काउंटर कर रहे हैं। तो जियोपॉलिटिकल राइवल कौन है यूएस और यूरोपियन नेशंस का? चाइना एंड रशिया। तो उनका कहना है कि आप इन देशों को साथ लेकर एक तरीके से हमारे साथ आप जो है हमें बेसिकली स्ट्राइक करना चाह रहे हो इकोनॉमिकली एंड देन स्ट्रेटेजिकली, और फिर आप मिलिट्री का भी इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो हम समझ रहे हैं कि आप क्या करना चाह रहे हो, राइट? और साथ में जैसे मैंने आपको बताया, यही एंगल मैंने आपको बताया कि देखिए आसियान डेवलप हो गया तो इसकी डिपेंडेंस चाइना पर कम, डिपेंडेंस चाइना पर कम तो चाइना की वैल्यू कम, और चाइना को ये कहाँ बर्दाश्त होगा। दूसरा, अगर ये आसियान की कंट्रीज़ और ज़्यादा डेवलप हो गए तो मुझे बताइए इनकी पेइंग कैपेसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अरे मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हुआ तो लोग अब ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीदेंगे और नए नए वैरायटी के प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। तो ऐसे में यूरोपियन कंट्रीज सोचेंगी कि यार मार्केट एक्सेस मिल ही गया है और इन्वेस्टमेंट हमने करा, ग्रोथ इनके यहाँ हुई, तो अब इनके यहाँ पेइंग कैपेसिटी भी है, तो यानी कि अब उनके प्रोडक्ट्स यहाँ पर ज़्यादा बिक सकेंगे, तो उनको इकोनॉमिकली इससे फ़ायदा होगा, राइट? तो ऐसे में अगर उनको तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन चाइना का क्या होगा, राइट? क्योंकि ये कंट्रीज़ चाइना के साथ 1979 के बाद से किस लिए मेजरली एंगेज कर रहे थे? क्योंकि चाइना को एक टाइम पर कहा जा रहा था कि चाइना इज़ ब्लू आइड बॉय ऑफ यूएस, मतलब चाइना यूएस का सबसे फेवरेट है, क्योंकि यूएस की कंपनीज़ को चाहिए था एक ऐसी जगह जहाँ पर चीप लेबर हो, आसानी से प्रोडक्शन हो जाए सस्ते दामों पर, उसको फिर मैसिव प्रॉफिट पे दुनिया भर में बेचें। लेकिन अब वही काम अगर आसियान नेशंस में हो जाए, क्योंकि आसियान नेशंस वांट्स टू डेवलप देमसेल्फ एज मैन्युफैक्चरिंग हब, और कुछ देशों ने तो चाइना को कुछ एरियाज में टक्कर देनी स्टार्ट कर दी है, जिसको हम कहते हैं सीएलटी नेशंस। कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, अगर आप चेक करेंगे कि लेदर सेक्टर में कौन टक्कर दे रहा है चाइना को, तो ये देश दे रहे हैं। ऑलरेडी कई सारे मैन्युफैक्चरिंग हब्स चाइना से शिफ्ट हो रहे हैं इन देशों में।
तो अब मुझे बताइए, अगर आसियान मैन्युफैक्चरिंग हब साबित हो गए तो मुझे बताइए चाइना की जो स्ट्रेंथ थी सबसे बड़ी, कि हम मैन्युफैक्चरर हैं, एक्सपोर्टर हैं, दुनिया हम पर डिपेंडेंट है, क्या वो लंबे समय तक रह जाएगी? नहीं रहेगी। गेम समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसे में इंटरेस्ट ऑफ यूएस एंड यूरोप इन द रीजन विल प्रोग्रेस, क्योंकि एक तो मार्केट मिल गई उनको बेचने के लिए, साथ में मैन्युफैक्चरर भी मिल गए चीप, राइट। तो ऐसे में इंडो पैसिफिक रीजन की अब क्या क्या खास बातें हैं, क्या एडेड एडवांटेज है, क्यों यूएस एंड यूरोप इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं टुवर्ड दिस रीजन? तो ये कुछ रीजंस हैं जो कि बड़े ऑब्वियस हैं, आई थिंक आपको दिख भी रहा होगा। एक तो इन्वेस्टमेंट, बेटर इन्वेस्टमेंट मार्केट है, यानी कि यहाँ पर वो अपने मैन्युफैक्चरिंग हब स्टैब्लिश करेंगे तो सेफ सिक्योर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसीज हैं, चीप लेबर है, डेमोक्रेसीज हैं, स्टेबल डेमोक्रेसीज हैं, रिसोर्सफुलनेस है, यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड भी इसके फेवर में है, ह्यूज पॉपुलेशन है, बेटर मार्केट है, डोमिनेंस है, और चाइना रशिया है, राइट। और देखिए, अगर आपने ध्यान ना दिया हो तो मैं आपको एक बात दिखा दूं, ये देखिए, अगर आपसे पूछा जाए ना कि इंडो पैसिफिक की ऐसी इंपॉर्टेंस है क्या, तो देखिए, दुनिया की लगभग आधी आबादी इस इंडो पैसिफिक रीजन में ही है, अराउंड 50% पॉपुलेशन स्ट्रेंथ है। उसके बाद इकोनॉमी, मैं आपको बताऊं 60% से ज़्यादा इकोनॉमी ग्रोथ रेट वो इंडो पैसिफिक रीजन में, 60% से ज़्यादा। और कितना आसान है याद करना, 50% से ज़्यादा आबादी है, 60% ज़्यादा इकोनॉमी ग्रोथ रेट है, राइट। और इसके बाद अगर हम बात करें ग्रोथ की, टोटल अगर हम ओवरऑल ग्रोथ की बात करें तो 2/3, यानी कि इकोनॉमी तो है 60% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, और अगर मैं इकोनॉमी का ग्रोथ रेट की बात करूं तो वो अराउंड 2/3 है। 2/3 का मतलब समझ रहे हैं कि अगर मान लीजिए यूएस ग्रो कर रहा है 2%, और मान लीजिए यूरोप के कुछ नेशंस ग्रो कर रहे हैं 3%, अगर आप आसियान नेशंस की बात करेंगे तो यहां पर ग्रोथ रेट हो रही है 7%, 8%, क्योंकि इमर्जिंग इकोनॉमीज है ना। तो ऐसे में ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड का ग्रोथ रेट में 2/3 ग्रोथ रेट इसी एरिया से आता है, राइट, अराउंड 75% ऑफ द टोटल ग्रोथ रेट, ठीक है। और टोटल जीडीपी अगर मैं प्रोडक्शन वाइज बात करूं, फाइनल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन वन फाइनेंशियल ईयर, तो अराउंड 60%, तो 50, 60 और 75, ठीक है, ऐसा ध्यान रखिएगा। ज्योग्राफी की बात करें तो अराउंड 65% ऑफ द वर्ल्ड्स ओशियंस एंड 25% ऑफ द लैंड, तो 25% लैंड और 60% ओशन। और आपको पता है कि ट्रेड किसके थ्रू होता है? ओशियंस के थ्रू होता है, राइट। तो ये आपकी इंपॉर्टेंस हो गई किसकी? आपकी इंडो पैसिफिक रीजन की। ध्यान रखिएगा, ये नेमोनिक याद कर लीजिएगा, PGGO। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपके पास इतना कंटेंट होगा ना कि कोई दिक्कत होगी नहीं। अब इसके बाद चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है इन दिस एरिया, तो व्हाट इज द रीजन, ठीक है, चाइना इतना इंटरेस्टेड क्यों है? एक तो देखिए, साउथ चाइना सी का रिच रिसोर्सेस, ठीक है, हम सबको पता है, natural gas reserves around Spratly, Paracel Island. That's why there's huge, you can say, conflict going on with respect to EEZ, exclusive economic zone, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। इसके बाद रशिया और चाइना ये एस्पायर करते हैं कि हम इस रीजन को डोमिनेट करें, क्योंकि नेचुरल रिजर्व्स हैं। अगर नेचुरल रिजर्व्स हैं और उसमें चाइना अपना क्लेम साबित कर लेता है, रशिया उसके पीछे बैकिंग देता है, तो डोमिनेट करेंगे। इनकी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है वो साकार हो जाएंगी। और आपको पता ही है, रशिया इज हैविंग दिस आइडिया that yes, Russian Empire, Soviet Empire was one at one point of time. It was having this influence over Eastern Europe as well. China भी अपने आप को मानता है कि हम दुनिया का केंद्र है, मिडिल किंगडम है, और हमें भी एक्सपेंड करना है। तो दोनों की माइंडसेट जो एक्सपेंशनिस्ट है, इस वजह से दोनों के लिए साउथ चाइना सी इंपॉर्टेंट है और ये इंडो पैसिफिक रीजन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक्सपेंड करेंगे कहाँ? रशिया क्या आर्कटिक में एक्सपेंड करेगा? नहीं ना। क्या वेस्ट में एक्सपेंड कर देगा? वहां पर नेटो वाले बैठे हैं। अब क्या ईस्ट में एक्सपेंड कर देगा? वहां पर आपका जापान बैठा है, उसके उधर यूएसए बैठा है। कहां एक्सपेंड करोगे? नीचे एक्सपेंड करोगे, इंडो पैसिफिक में, राइट, कुछ ना कुछ करने के। और वहां पर आपके साथ कौन है? चाइना है। चाइना खुद वहीं पर एक्सपेंड करेगा। समझ रहे हैं बात? तो इस वजह से एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी बिकम्स अ टूल टू एक्चुअली रियलाइज देयर एम्बिशंस। आई थिंक नाउ यू आर गेटिंग क्लैरिटी ओवर दिस रीजन एंड इट्स पॉलिटिक्स। नाउ, अब ऐसे में अभी एक्सपेंशन कैसे कर रहे हैं? अब आप, जब मैं एक्सपेंशन वर्ड यूज करता हूं तो आपको याद आता है शायद पुतिन, राइट, कि नाउ दे ही हैज डिक्लेयर्ड कि ठीक है, अब यूक्रेन वॉर हमने लॉन्च कर दिया। नहीं, ये तो एक नजराना है। असली एक्सपेंशन पता है क्या होता है? कि जब आप लॉन्ग टर्म ऐसा ग्रैंड डिजाइन सेटल कर देते हो कि चाहकर भी और ना चाहकर भी
जो आसपास के एरिया की पावर्स हैं वो आपके छत्र छाया में आएंगी ही आएंगी। अब वो कैसे आएंगी? चाइना का एक्सपेंशन देख लीजिए BRI के थ्रू, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। दुनिया को सपने दिखा रहे हैं कि देखिए कनेक्टिविटी से ट्रेड होता है कि नहीं होता है। यूरोप कह रहा है जी होता है। पाकिस्तान से पूछा होता है कि नहीं होता है, जी हाँ होता है। कैसे होगी कनेक्टिविटी? सर इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा, वी नीड टू बिल्ड रोड्स, पोर्ट्स। पैसा है आपके पास? पाकिस्तान ने कहा नहीं है, लेकिन ट्रेड चाहिए ना, प्रॉस्पेरिटी चाहिए ना। उसका कहेगा हाँ जी सर चाहिए, तो पैसा हम देंगे। बस ये है कि अगर वापस ना दे पाए टाइम पर तो अपनी सोवरेनिटी या फिर इसकी लीज जो है हमें दे देना, तुम्हें तो फायदा ही रहेगा, इतना इन्वेस्टमेंट आएगा तब भी फायदे में रहोगे। अभी क्या स्टेटस है? कब बिल्कुल सही बात है सर। तो इस तरीके से डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी हम इसको बोलते हैं, और इसके थ्रू वो अपने आप को एक्सपेंड करा, नॉट जस्ट इन एशिया। चाइना वॉन्ट्स टू इंटीग्रेट इट्स इकोनॉमी इनटू यूरोप, राइट, थ्रू दिस रूट। और ऐसे अगर आप रशिया की बात करें तो रशिया का भी एक सपना है, ग्रेटर यूरेशिया, कि यूरोप एंड एशिया को कनेक्ट करेंगे और रशिया की जो इकोनॉमी है वो लीड करेगी इन दिस सेक्टर, राइट। तो यानी कि दोनों जो है ग्रैंड डिजाइन लेकर बैठे हैं, ठीक है। रशिया एंड चाइना हैव टू एकोमोडेट एज पर द परसेप्शंस ऑफ इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। अब ये तो अपना ग्रैंड डिजाइन लेकर बैठे हैं, लेकिन अब हमारा क्या, यूएस का क्या? क्योंकि अगर इनका ग्रैंड डिजाइन सक्सेसफुल हो गया तो हम तो साइडलाइन हो जाएंगे। मार्केट, रिसोर्सेज, दे कैन एक्चुअली टेक द मेजर चंक, राइट। तो ऐसे में अब हमारी जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, अब उसको ध्यान में रखकर इनको अपने स्टेप्स डिजाइन करने पड़ेंगे, राइट। ऐसा गेम चलता है जियोपॉलिटिक्स में। अब देखिए पांचवा रीजन, दो वर्ड याद रखिएगा, रिसोर्सेज एंड रूट। ये जो आसियान रीजन है, आसियान रीजन ये हो गया और ये पूरा इंडो पैसिफिक हो गया। आई थिंक आपको दिख रहा होगा इंडो पैसिफिक। तो अब इस पूरे इंडो पैसिफिक में एक तो रिसोर्सेज हैं और साथ में रूट है टुवर्ड्स यूरोप। तो ऐसे में रिसोर्सेज एंड रूट पर डोमिनेंस करना वो किसके लिए जरूरी है? चाइना और रशिया के लिए जरूरी है, ऐसा उनका मानना है। और उनका मानना यह भी है कि अगर ये हमारे इन्फ्लुएंस में नहीं आए तो ये खुद इतने डेवलप हो जाएंगे, अपनी मार्केट को यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर देंगे कि तो फिर ऐसे में खुद चाइना का BRI और इनका जो इंटीग्रेशन है वो इतने काम का नहीं रहेगा, राइट। तो ऐसे में इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन किसकी होगी? इस रीजन की होगी, जिसमें इंडिया भी इंपॉर्टेंट है। मिलिट्री ट्रांसफॉर्मेशन किसकी होगी? इनकी होगी, क्योंकि इनके पास इकोनॉमिक माइट आएगी, दे विल स्पेंड ऑन द सिक्योरिटी एज वेल। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से तय होता है कि अगले 15 साल बाद विश्व शक्ति कौन होंगे, राइट। क्योंकि अगर चाइना को आप 1980 में देख लेते तो यू वोंट बिलीव कि दिस चाइना, मतलब चाइना की रिमार्केबल ग्रोथ है, राइट। और ये इसी वजह से है कि दे वर थिंकिंग 50 ईयर्स अहेड, और हमें भी वही सोचना होगा। इसके बाद रशिया चाहता है कि देखिए हमें एक स्ट्रेटेजिक डिटरेंस बनाकर रखनी पड़ेगी। स्ट्रेटेजिक डिटरेंस का मतलब होता है कि अपने पास कुछ ऐसी शक्तियां रखो कि दूसरा आपके सामने कॉन्फ्लिक्ट में आने से पहले सोचे 10 बार। अब ऐसा कैसे होता है? एक तरीका तो ये होता है कि आपके पास डिफेंस कैपेबिलिटी ऐसी हो, दूसरा होता है कि वो डिफेंस कैपेबिलिटी ऐसी लोकेशन पर अटैच्ड हो कि दूसरे को लगातार एक सिग्नल मिलता रहना चाहिए कि कभी रशिया के खिलाफ कुछ सोचा तो देखिए इनकी मिसाइल्स, इनकी सबमरीन्स, इनकी नेवल स्ट्रेंथ तो बिल्कुल बराबर में ही घूम रही है। तो ऐसा ही रशिया कर रहा है कुरिल आइलैंड्स पर। ये कुरिल आइलैंड देखिए कहाँ है, ये आपको जापान दिख रहा है और जापान के जस्ट यहाँ पर आपका कुरिल आइलैंड है, ठीक है। तो अब आपको पता है चाइना जापान नॉट इन गुड रिलेशंस ड्यू टू दिस ईस्ट चाइना सी इशू, राइट, सेनकाकू डियाक्यू। और ये कुरिल आइलैंड भी डिस्प्यूटेड है। इस पर जो है रशिया चाहता है भाई मेरा इन्फ्लुएंस होना चाहिए, इसके सी वाटर वेज पर मेरा इन्फ्लुएंस होना चाहिए, क्योंकि अगर कभी जापान यूएस इन्होंने काउंटर करने की कोशिश करी तो हमारी प्रेजेंस से हम इनके काउंटर को ऑफसेट कर सकें। अब इसके बाद एक और रीजन है, अब एक खलिश और है चाइना के सीने में, वो है छाबहार। देखिए चाइना ने ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया ग्वादार पोर्ट पे, पाकिस्तान पे, जो बलूचिस्तान रीजन में है। और इसके थ्रू आपको पता होगा कि पाकिस्तान के थ्रू ये कनेक्ट कहां से कर रहा है? कशगर एंड द सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गोइंग थ्रू पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब वो इसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट मान रहा है कि इसके थ्रू हम कनेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर इंडो पैसिफिक रीजन कनेक्टेड हो जाता है, प्रॉस्पर हो जाता है, तो अब इस प्रॉस्पेरिटी कैसे होगी? जब आपके ट्रेड रूट्स रहेंगे, कनेक्टिविटी रहेगी, राइट। तो ऐसे में छाबहार पोर्ट और इसकी कनेक्टिविटी अफगानिस्तान में अभी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, आपको पता है, तालिबान रेजीम।
लेकिन फिर भी ये छाबहार पोर्ट का होना और साथ में गल्फ ऑफ ओमान तक यूरोपियन पावर्स की पकड़ होना, ये अपने आप में एक पॉजिटिव सिग्नल है कि अगर ये रीजन अपने आप को एक साथ खड़ा कर लेता है तो ऐसे में ये जो चाइना की स्ट्रेटजी है BRI वाली और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी कि हम इंडिया को काउंटर कर देंगे, जगह जगह पोर्ट्स लोकेट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, वहाँ मिलिट्री प्रेजेंस रखेंगे, तो यहाँ पर हम चाइना की जो स्ट्रेटजी है इंडिया को एनसर्कल करने की, हम उसको काउंटर कर सकते हैं। राइट, आपको समझ में आ रही होगी बात। और इसी वजह से जो क्वाड नेशंस है उनका साथ होना एक इंपॉर्टेंट पिलर बन जाता है, क्योंकि क्वाड नेशंस बिकॉज दे हैव रीच्ड टू दिस गल्फ ऑफ ओमान, आई हैव जस्ट एक्सप्लेन दिस टू यू। राइट, अब देखिए, अगर दिस इंडो पैसिफिक रीजन, these western powers are standing with these ASEAN powers, ठीक है, and they are engaging into joint exploration of resources। भाई वियतनाम को आप नहीं करने दे रहे थे, लेकिन अब US, फ्रांस, जर्मनी, अगर उनकी कंपनीज और उनकी नेवल स्ट्रेंथ पीछे है इन देशों की कि आपका EEZ है, चलिए एक्सप्लोरेशन करिए, यहां से हम कराएंगे एक्सप्लोरेशन, तो ऐसे में जो चाइना की जो स्ट्रेटजी है आर्टिफिशियल आइलैंड्स को डेवलप करना, फिर क्लेम को आगे बढ़ाना, तो आपको नहीं लगता कि ये एक तरीके से बैकफुट पे आ सकती है। राइट, सो चाइना की जो आर्टिफिशियल आइलैंड की जो स्ट्रेटजी है, जिसको रशिया बैक करता है जिससे कि वो डोमिनेट कर सकें इस रीजन में, यहां पर चाइना के लिए क्या हो जाएगी, डिफीट हो जाएगी, क्योंकि हम ज्वाइंट एक्सप्लोरेशन इस रीजन में कर सकते हैं। क्या ऐसा कुछ हुआ है? जी हाँ, हुआ है। टेक एग्जाम्पल ऑफ वियतनाम। वियतनाम में इंडिया की कंपनी ONGC विदेश लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट लिया EEZ एरिया में, जो वियतनाम क्लेम करता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो हम वहां से नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। वी आर इन एक्सप्लोरेशन एंड देन वी आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट। राइट, इसके साथ इंडिया ने फ्रांस के साथ टाई अप किया है कि देखिए अब इंडो पैसिफिक रीजन में साथ आना है, और इंडियन ओशन रीजन में फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरीज हैं, ओवरसीज टेरिटरीज पर फ्रांस के मिलिट्री बेस भी हैं, तो क्यों ना इस रीजन को सिक्योर करने के लिए हम ज्वाइंट पेट्रोलिंग एक्सरसाइज करें। फ्रांस ने कहा क्या बात, बिल्कुल सही, अच्छी बात है, वी आर गोइंग टू डू विद यू। लॉजिस्टिक एग्रीमेंट करें कि आपकी मिलिट्री को कुछ मोबिलाइजेशन के लिए कुछ पार्ट्स की जरूरत पड़ी तो विल बी हियर, यू नीड सम फ्यूल, विल बी हियर। सो ऐसे में हम एक ज्वाइंट पार्टनरशिप करेंगे जिससे कि चाइना की सबमरीन, चाइना की नेवल इन्फ्लुएंस को हम काउंटर कर सके। चाइना को लगे केवल वही पावर नहीं है, हम सब हैं यहाँ पर। ऐसे में साथ में देखिए इंडोनेशिया में क्रूशियल यू कैन से इनिशिएटिव है। याद रखिएगा, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है लोकेशन से बेस्ड प्रीलिम्स में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और क्वेश्चन आ जाए आप ठीक कर दें, फिर याद कीजिएगा। देखिए, पोर्ट एट सबांग में आपको दिखा दूं, ये है आपका इंडोनेशिया में, यहां पर आपको दिखेगा सबांग पोर्ट। अब आप कहेंगे ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है? अच्छा, इंपॉर्टेंस ये है हमारे अंडमान आइलैंड्स, अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है, और ये है आपका मलक्का स्ट्रेट। तो आपको पता है साउथ चाइना सी एरिया में जो ट्रेड होता है, चाहे यूरोप के थ्रू हो, तो आपको दिख रहा होगा ये कहां से जाता है, मलक्का स्ट्रेट से जाता है। और मलक्का स्ट्रेट में इंडोनेशिया के टिप पे अगर हमारा सबांग पोर्ट है, और सबांग पोर्ट पे इंडोनेशिया हमारे साथ टाई अप कर रहा है कि आप अपनी मिलिट्री प्रेजेंस रखिए, तो मुझे बताइए ये कितना इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है जिसपे इंडियन मिलिट्री की प्रेजेंस हो जाएगी। और इंडियन मिलिट्री की प्रेजेंस हो गई तो ऐसे में जो चाइना की जो सबमरीन एक्टिविटीज हैं उस पर हमारी क्लियर नजर रहेगी। और एक और कुछ नापाक इरादे हैं चाइना के, हमारे लिए नापाक हैं लेकिन चाइना के लिए तो फायदेमंद है, उनके इंटरेस्ट के लिए। चाइना ने यह भी आइडिया दिया थाईलैंड को कि ऐसा करिए, आप ना यहां से ब्रेक कर लीजिए अपने आप को। थाईलैंड ने कहा ये क्या? तो उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए, पैसा बहुत है अपने पास, आपका फायदा होगा। थाईलैंड ने कहा कहना क्या चाहते हो? चाइना ने कहा हम बनाएंगे यहां से क्रा कैनाल। ये जो पूरा यहां से जो ट्रेड रूट जो हमें यहां से शिफ्ट करना पड़ता है, एक तो बिजी रूट है, ठीक है, दूसरा जो है ये घूम के जाना पड़ता है, तो काफी वेस्टेज ऑन एन एवरेज अगर आप देखें रिसोर्सेज की होगी, राइट, फ्यूल की होगी। तो हम इसको बचाएंगे अगर हम क्या करें, यहां से क्रा कैनाल ले जाएं। अब इंडिया के लिए क्या खतरा है? ये इंडिया की सोवरेनिटी के लिए खतरा है, क्योंकि यहां पर हमारे अंडमान आइलैंड है, और यहां पर अगर चाइना की डायरेक्ट प्रेजेंस हो गई इस क्रा कैनाल को बनाकर, तो जाहिर सी बात है चाइना हमारी सोवरेनिटी पर को इंपैक्ट कर सकता है, राइट। तो इस वजह से हमने यहां पे पहले से अपने आप को इंस्टॉल कर रहे हैं, जिससे कि चाइना की पहले से जो प्रेजेंस है उसको यहां होने ना दें। और अगर क्रा कैनाल की बात करें तो वो इतना आसान नहीं है, अभी नहीं होने वाला, क्योंकि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को लेकर यूएस, यूरोपियन पावर्स सब अलाइन है। थाईलैंड को बता रखा है, ध्यान से रहो, बहुत फायदा होगा, लालच में नहीं पड़ा जाता, ठीक है। तो ऐसे में जैसे ही हमने यहाँ पर
ये एंगेजमेंट किया कि वी आर गोइंग टू हैव पोर्ट ऑफ सबांग एंड देयर वी आर गोइंग टू हैव दिस मिलिट्री प्रेजेंस, तो देखिए चाइना ने क्या कहा, चाइना ने कहा कि वी वॉर्न इंडिया अगेंस्ट मिलिटराइजेशन ऑफ द पोर्ट। अब इनसे कोई पूछे कि भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है आपको, क्योंकि आप जब मिलिट्री प्रेजेंस रखो श्रीलंका में, आप जिबौती में रखो, वो आपकी सोवरेनिटी, हाँ, और हम अगर यहां पर रखें तो आप वार्न कर रहे हैं हमें कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो गलत बात हो गई, राइट। आप अपना गेम प्लान करिए, हम अपना गेम प्लान करें, राइट, यही फेयर गेम होता है। अब मैंने आपको अंडमान आइलैंड के बारे में बताया कि स्ट्रेटेजिक है। अंडमान आइलैंड से अगर आप देखेंगे चेन्नई पोर्ट, तो वो करीब 1190 किलोमीटर पड़ता है, राइट। तो अगर आपको यहां से यहां पर प्रेजेंस करनी है, ठीक है, तो इतना डिस्टेंस है। अगर आपको यहां पर कोलकाता पोर्ट से देखना है तो 1125 किलोमीटर लगभग पड़ता है अंडमान निकोबार से, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे जो ये थाईलैंड वाला एरिया है, ये 899 किलोमीटर, एंड बैंकॉक, राइट, एंड फुके वाला 735 किलोमीटर। तो यानी कि ये एरिया ज्यादा करीब है। तो आप सोचिए कि अगर चाइना यहां पर अपनी नेवल प्रेजेंस को बढ़ा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि ये हमारी सोवरेनिटी के लिए खतरा हो सकता है? तो इस इंपॉर्टेंट जंक्चर को बचाकर रखने के लिए और इस ट्रेड रूट के फ्री एंड ओपन रहने के लिए इंडिया की प्रेजेंस यहां पर होना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। ये चेस गेम है, चाल सटीक होनी चाहिए और टाइम से पहले होनी चाहिए। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि देखिए ऐसा हाई लेवल ऑफ डिपेंडेंस जो है इन मिडिल पावर कंट्रीज की, उसमें वो इंडिया को भी काउंट करते हैं कि इंडिया जैसे देश वो चाइना पर काफी हद तक डिपेंड तो हैं। ये एक फैक्ट है। आप इंडस्ट्रीज उठाकर देख लीजिए, उनसे पूछिए कि आपका रॉ मटेरियल, आपके इनपुट गुड्स कहां से आ रहे हैं, तो कितनी सारी इंडस्ट्रीज के इनपुट गुड्स कहां से आ रहे हैं? चाइना से आ रहे हैं। फिनिश्ड गुड्स कहां से आ रहे हैं? चाइना से आ रहे हैं, राइट। तो ऐसे में आप मुझे बताइए कि चाइना के साथ डायरेक्ट काउंटर स्ट्रेटजी, मतलब ओपनली रखना, क्या वो इतना आसान होगा? नहीं। तो इसी वजह से जो मिडिल पावर कंट्रीज हैं वो चाइना के साथ अपने पॉलिटिकल रिस्क को हेज करके चलते हैं। यानी कि एक तरफ ये काउंटर स्ट्रेटजी भी रखते हैं जिस पे चाइना वॉर्न भी करता है, फिर भी हम करते हैं, दूसरी तरफ चाइना कुछ करता है, फिर भी हम मैनेज करते हैं, और साथ में हम फिर वुहान समिट भी करते हैं, राइट, और हम जो है इनफॉर्मल अदर समिट्स भी करते हैं, तो जिससे कि हम एक बैलेंस बनाकर चल पाएं। तो क्या बैलेंस बनाकर चलना गलत है? नहीं, बैलेंस बनाकर चलना बिल्कुल सही है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको चाहिए क्या? आपको अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना है, राइट, अपनी पावर को बढ़ाना है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का रूल है कि आपके पास पावर रहेगी, अपने इंटरेस्ट को सिक्योर कर पाओगे, कोई और आपको बचाने नहीं आएगा, कोई और आपके भले के बारे में नहीं सोचेगा, ठीक है ना। तो ऐसे में इस वजह से एक आइडिया और दिया जाता है कि हमें कंडक्ट करनी चाहिए सच एक्सरसाइजेज विद चाइना एज वेल। इसी एरिया में चाइना के साथ भी एंगेज करो। आप कहेंगे अभी तक तो सारा राम कहानी हमने चाइना के काउंटर की स्ट्रेटजी की बात करी इंडो पैसिफिक को लेकर, अब आप कह रहे हैं इंडो पैसिफिक में चाइना के साथ ही एक्सरसाइज करो। हाँ, तो गलत क्या है? चाइना के साथ एक्सरसाइज करिए तो उससे कुछ नुकसान होगा क्या? नहीं होगा। फायदा होगा क्या? हाँ, फायदा होगा, कुछ पॉजिटिविटी आएगी। तो माय फ्रेंड्स, जो स्टेप लिया जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो फायदे को देखकर लिया जाता है। ये कोई इमोशन से नहीं चलते कि हमारी तो आपसे नाराजगी, हम तो आपके साथ एक्सरसाइज एंगेजमेंट नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ा ना चलता है, राइट। साथ में व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऑल्सो कोऑपरेट ऑन नॉन ट्रेडिशनल इश्यूज, जैसे चाइना के साथ और अदर नेशंस ऑफ दिस एरिया वी कैन एंगेज ऑन सिक्योरिटी, डिजास्टर रिलीफ एंड अदर एक्टिविटीज, right? For example, marine security. When I say marine security, it is not about security of coastal area. It is also about security of marine environment. So in these areas, we can cooperate with China and other countries. Okay? अब आप सोचेंगे कि ये साइनो रशिया जो है ये एशिया पैसिफिक को ही फ्यूचर मानता है। जी हाँ, एशिया पैसिफिक को फ्यूचर मानता है, अभी आपको बताया था। अब चाइना जो है और मॉस्को जो है, उसके जो रिलेशंस हैं यूएस और यूरोप के साथ, वो इतने कोई ट्रस्टवर्दी नहीं रहे। आपको पता है पुतिन, राइट? सो ही नेवर ट्रस्ट यूएस एंड यूरोपियन नेशंस, क्योंकि आपको पता है कि देखिए अगर पास्ट में आपको मिला होगा धोखा, तो इतनी आसानी से विश्वास करेंगे क्या? नहीं। चाहे दूसरा व्यक्ति बहुत ही प्योर, पायस, जेन्युइन इमोशंस लेकर बैठा है, लेकिन आसानी से विश्वास नहीं करेंगे, राइट? क्योंकि पास्ट में घटनाक्रम हुआ है। तो ऐसे ही अब रशिया को
रशिया के पास में रशिया ने देखा है कि देखिए डिसइंटीग्रेशन हुआ था और उसके बाद हमारे कुछ एरिया जो पहले कभी यूएसएसआर के एरियाज थे वो नेटो का पार्ट बने बैठे हैं। टेक एग्जांपल वेस्टोनिया, एक टाइम पर मॉस्को से उस पर कंट्रोल होता था और नेटो का सिंबल ही है कि दे आर अगेंस्ट रशियन थ्रेट। तो एक तरीके से ट्रस्ट तो वहाँ पर है नहीं, राइट। तो बिट्रेयल रहा है, मिसट्रस्ट रहा है, फ्लाउटिंग ऑफ इंटरनेशनल नॉर्म्स रहा है। तो इस वजह से ये भी इस तरीके से एंगेज करते हैं कि जब ये हमारे साथ नहीं है तो हमें तो अपने हिसाब से चलना पड़ेगा। अब ऐसे में रशिया और चाइना के एक साथ होने के क्या कुछ पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं? आंसर में आ जाए तो रेडीली यूज करना है और समझने के लिए तो जरूरी है ही। जैसे डोमिनेंस चाहते हैं, अब हम रिवाइज कर रहे हैं जो आपने अब तक समझा है, ठीक है, रशिया चाइना के कंटेक्स्ट वाला डायमेंशन। डोमिनेंस के लिए जरूरी है रिसोर्स एक्सट्रैक्शन करना है साउथ चाइना सी से चाइना और रशिया को, उसके लिए जरूरी है। मिलिट्री डोमिनेंस के लिए जरूरी है। साथ में यूरोप मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है रशियंस के लिए। पुतिन का कहना है कि आप हमारे टूरिस्ट की वजह से कर रहे हैं कमाई। यूरोप ने कहा हाँ जी कर रहे हैं कमाई, हम इतने खूबसूरत जगह हैं कि आपके लोग आते हैं हमारे यहाँ। तो रशिया कह रहा है कि हम ऐसा ना करें, ये जो एशियन एरिया है इसको इन्वेस्ट करते हैं इसमें, इसको खूबसूरत बनाते हैं और ज़्यादा। और वैसे भी कितनी सारी कल्चरल एफिनिटी सब कुछ तो है ही। तो अगर रशिया के टूरिस्ट जो हैं मूव करें टूवर्ड्स आसियान, तो ऐसे में आसियान नेशंस को रशिया से फ़ायदा होगा कि नहीं? आसियान कहेंगे जी हाँ होगा। तो रशिया कह रहा ठीक है, तो हम अब ऐसी स्ट्रेटजी करते हैं कि अपने टूरिस्ट को इंसेंटिव्स देंगे अगर वो आसियान में जाएंगे। तो यूरोप की कमाई पर असर तो पड़ेगा, जी हाँ पड़ेगा। तो यूरोप कौन सा रशिया के बारे में सोच रहा है जब नॉर्थ स्ट्रीम और अभी सैंक्शन जो चल रहे हैं। उसके साथ साथ रशिया का कहना है कि भाई हम जो है एक्सपोर्ट पर ज़्यादा डिपेंडेंट हैं और स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ पे। एकदम से इन्होंने सैंक्शंस लगा दिए इस यूक्रेन वॉर को लेकर। अभी हमने करा ही क्या था, हम तो बिल्कुल मासूम हैं। तो इसी मासूमियत को बरकरार रखते हुए रशिया कह रहा है कि हम क्या करते हैं, आसियान नेशंस के साथ और ज़्यादा एंगेजमेंट रखते हैं। तो अपनी गैसेस को, अपने क्रूड ऑयल को, अपने रिजर्व्स को अगर इनको बेचेंगे तो यूरोप पर डिपेंडेंस कम होगी कि नहीं? यूरोप पर डिपेंडेंस कम होगी। तो रशिया, अब यूरोप और यूएस अगर आंख दिखाएंगे सैंक्शंस की तो वो कह सकते हैं आसियान मार्केट हमारे लिए ओपन है, सैंक्शन लगाना चाह रहे हो लगा लो, हम वहाँ पर बेचेंगे, वहाँ से कमाई करेंगे और फिर नए बॉम्ब तैयार हैं और फिर यूक्रेन के आगे भी आएंगे। तो ऐसे में ये इनकी प्लानिंग है। अब इसमें इंडिया का क्या रोल है? अगर डायरेक्ट इंडिया के रोल पे एक क्वेश्चन थीम बने तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले तो रशिया और चाइना में ये जो डायनेमिक्स है ना बायलैटरल, इसमें इंडिया के साथ बड़ा एक ये समझ लीजिए कि एक ट्रायंगल बना हुआ है। क्यों? अगर रशिया की बात करें तो रशिया को हम खोना नहीं चाहते। रशिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और अभी रहा भी है। तो इस वजह से रशिया को हम खोना नहीं चाहते। और चाइना जो है वो हमारा एडवर्सरी है और हमारा एक दोस्त और एक एडवर्सरी दोनों साथ मिल बैठे हैं। तो ये एक इशू बन गया हमारे लिए। दूसरा, आपका जो रीजनल स्टेबिलिटी है इस एरिया की, इंडो पैसिफिक की, जैसा आपको बताया कि हमने सबांग पोर्ट पे मिलिट्री की बात करी तो हमें ही बाउंड किया जा रहा है, जबकि खुद नहीं सोचा जा रहा जिबोती और हम्बन टोटा एंड दिस अदर पोर्ट्स पे। साथ में नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, राइट, अगर चाइना एक्सपेंड करता है। तो इस एंगल से इंडो पैसिफिक रीजन में हमारा मजबूती से खड़ा होना ज़रूरी है। साथ में ओपन सिक्योर जो फ्री ट्रेड रूट्स होंगे वो ट्रेड के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा एंगेजमेंट रहेगी इंडो पैसिफिक रीजन से, जो साउथ चाइना सी के जो रिसोर्सेज हैं उसको हम एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। एग्जांपल दिया था ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। साथ में आसियान की मार्केट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से इंडो पैसिफिक जैसे इनिशिएटिव को हम अपॉर्चुनिटी को नहीं खो सकते। आसियान मार्केट से हम मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम्स को सक्सेसफुल बनाएंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इज द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप ऑफ इंडिया गेटिंग दिस इकोनॉमिक पावर स्टेटस। और टूरिज्म को हमें एक्सपेंड करना है इन दिस एरिया। सो ये 7 डायमेंशंस हैं जिसके तहत ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये पॉलिसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब चाइना जो है, आपको मैंने एंगल बताया था कि चाइना जो छोटे देश हैं, फॉर एग्जांपल वियतनाम, तो इनको साइडलाइन कर देता है विद रिस्पेक्ट टू देयर राइट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग रिसोर्सेज। लेकिन अगर इंडिया इनके साथ खड़ा है तो ऐसे में इंडिया के अपने इंटरेस्ट भी काम आएंगे और यहाँ पर वियतनाम का भी काम चलेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि वियतनाम के साथ हमने ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने टाई अप किया, एक्सट्रैक्ट करेंगे नेचुरल गैस, और साथ में वियतनाम को हमने $50 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी। क्यों? हथियार खरीदो। क्यों? अरे चाइना से खतरा होगा तो क्या काम आएगा? हथियार काम आएंगे। ठीक है, तो अब जो हमारी की फाइंडिंग्स थी, जो आपको प्रॉमिस की गई थी वीडियो के स्टार्टिंग में, प्लीज हैव अ लुक। आर दे डन? क्या सब कुछ आपके दिमाग में क्लियर है? इंट्रोडक्शन किया हमने इंडो पैसिफिक एशिया पैसिफिक का, क्लियर है दोनों में डिफरेंस, मैप दिखाया था आपको।
यूएस की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी डायमेंशंस बताए थे आपको, इस टाइम पर याद आना चाहिए, इस टाइम पर याद आना चाहिए। क्या बताया था आपको? याद आ रहा है कुछ? फ्री याद आ रहा है कुछ? कनेक्टिविटी टर्न्स इनटू प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी टर्न्स इनटू सिक्योरिटी, सिक्योरिटी टर्न्स इनटू रिलायंस, कुछ याद आ रहा है? रिजिलेंस। वाई साइनो रशिया एडर टू एशिया पैसिफिक, उनको क्यों जलन होती है इंडो पैसिफिक से? क्लियर है बात आपको? बेनिफिट्स के इंडो पैसिफिक रीजन के बताया आपको। साइनो रशिया क्यों एशिया पैसिफिक को फ्यूचर मानते हैं बताया आपको, और इंडिया के रोल अभी कंप्लीट किए। आई होप दिस वीडियो हैज सर्व्ड द पर्पस एंड नाउ दीज पॉइंट्स आर क्लियर इन योर माइंड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छा, अगर आप में से कोई कोर्स परचेस करा है स्टडी IQ से, 30% के आसपास डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं तो 3% और ऐड हो सकता है। एक इन्फॉर्मेशन है। ये PDF आपको मिल जाएगी शशांक त्यागी फॉर यू टेलीग्राम ग्रुप में। इंस्टाग्राम पे मैं प्रेजेंट हूँ shashank.powerbing के नाम से, POWERBING, तो पर्सनल हैंडल है। अगर कोई डाउट है तो किसी तरीके से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ आपके प्रिपरेशन में। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। और ये ट्विटर है शशांक त्यागी फॉर यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ रोचक तरीके से। और जब भी आप इस वीडियो से गो थ्रू हो जाएं तो मेरी एडवाइस है कि इससे पहले जो UPSC में क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन मेंस, इन प्रीलिम्स, गो थ्रू देम। यू शुड फाइंड कि वेदर यू आर कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट इनफ आफ्टर गोइंग थ्रू दिस वीडियो और नॉट। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं देन माई वर्क विल हैव सम वैल्यू। सी यू।